वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो देखिए बेटा, आपको पता है कि इस टाइम हमारा जो ऑनलाइन रिवीजन कोर्स चल रहा है बेटा, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए है। तो हमने आपको बेटा कहा था कि पहला ही टॉपिक जो हमने लिया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे, अभी तक बेटा मैंने उसमें कुल मिला के 6 बेटा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए, जो ऑलरेडी बेटा हमने 2 लेक्चर्स में डिस्कस किए। तो आज के लेक्चर में बेटा अब आखिरी क्वेश्चन डिस्कस हो जाएगा यहां पे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, दैट इज प्लेसेंटा एंड इट्स फंक्शंस। 5 नंबर का क्वेश्चन बेटा ये आपको आ सकता है बोर्ड एग्जाम्स में। तो इसलिए बेटा इस पे थोड़ा बहुत नजर रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं, उनको पता ही नहीं होता बेटा प्लेसेंटा क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है, कोरियन क्या है, एमनियन क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड क्या है। तो इसलिए बेटा आज के इस बेटा क्वेश्चन में आपको एटलीस्ट बेटा प्लेसेंटा के बारे में पता चलेगा, अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में पता चलेगा, यह पता चलेगा कि एक मां अपने बच्चे को 9 महीने यूट्रस में कैसे पालती है, कैसे बेटा उसको ऑक्सीजन देने में कामयाब हो जाती है, कैसे उसको न्यूट्रिएंट्स देने में कामयाब हो जाती है, कैसे उसके वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है, कैसे उसका कार्बन डाइऑक्साइड बेटा बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है। तो आज के लेक्चर में बेटा एटलीस्ट ये फंडा आपके बेटा क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता बेटा यहां डिटेल्ड हम नहीं पढ़ा सकते, हमें यहां पे फोकस खाली बेटा कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स पे करना पड़ेगा, जो आज मैं आपके सामने ला रहा हूं। देखिए बेटा, इससे पहले कि हम प्लेसेंटा को देखें कि ये प्लेसेंटा क्या है और इसके फंक्शंस क्या है, तो जरूर मुझे पहले आपको यह बताना है कि ये सारा सीरीज ऑफ प्रोसेस जो है ये कैसे बेटा यहां पे शुरू हो जाता है। तो चलिए बेटा, इसके लिए मैं आपके सामने यहां पे पहले एक डायग्राम बनाऊंगा, जो बेटा आपका कंसेप्ट अच्छी तरह से बेटा आगे बढ़ाएगा। अब मैंने यहां पर एक फीमेल का बेटा यूट्रस बनाया, और ये बेटा अब यहां पे उसका ओविडक्ट है, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। अब जरा बेटा गौर से यहां पर देखिएगा, फर्टिलाइजेशन मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाई, अगर आपको याद होगा, यह बेटा एक ओवरी है और यह दूसरी ओवरी बेटा यहां पे है। तो फर्टिलाइजेशन में आपको कहा गया था कि एक जंक्शन है या एक रीजन है बेटा आपके इस ओविडक्ट में, एंड दैट रीजन इज कॉल्ड एज एम्प्यूला। यहीं पे क्या होता है, यहीं पे बेटा स्पर्म और सेकेंडरी oocyte एक दूसरे के साथ मिल जाता है, और यहीं पे बेटा जाइगोट बन जाता है। उसके बाद देखना है ना बेटा कि जब जाइगोट बना कहां पे बेटा, फैलोपियन ट्यूब में। अब इस जाइगोट की दौड़ होती है बेटा टुवर्ड्स द यूट्रस। क्यों? क्योंकि अब बेटा इस जाइगोट का या अर्ली एम्ब्रियो को इंप्लांट होना होता है बेटा इन द यूट्राइन वॉल, जहां पे आहिस्ता आहिस्ता एक स्ट्रक्चर डिजाइन करेगा, एंड दैट्स कॉल्ड एज प्लेसेंटा, जो अगले 9 महीने इसके लिए एक लाइफ लाइन का काम करेगा, जिसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड इससे बाहर निकालेगा, और वेस्ट प्रोडक्ट्स बेटा इससे बाहर निकालेगा। तो देखिए बेटा ये सब कुछ कैसे होता है। जूं जूं बेटा अब यहां जाइगोट बना, अब ये जाइगोट आहिस्ता आहिस्ता आगे की ओर बढ़ता है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि फैलोपियन ट्यूब में बेटा सीलिएटेड एपिथेलियम है, और ये सीलिया बेटा जब मूवमेंट करता है तो ये इस बेटा जाइगोट को धकेलता है कहां की ओर बेटा, टुवर्ड्स द यूट्रस। अब मगर बेटा जब ये जाइगोट धकेला जाता है ड्यू टू सीलियरी मूवमेंट्स कहां की ओर बेटा, यूट्रस, तो ये डिवीजन भी करता रहता है। पहले बेटा शाबाश जाइगोट 2 ब्लास्टोमर्स बनाता है, फिर 2 से 4 ब्लास्टोमर्स बनते हैं, फिर 4 से 8 ब्लास्टोमर्स बनते हैं, फिर 8 से 16 ब्लास्टोमर्स बनते हैं। और जब बेटा इसमें 8 से 16 ब्लास्टोमर्स होते हैं, जो आपकी टेक्स्ट में लिखा है, एट दैट टाइम बेटा वी कॉल इट एज मॉरुला। ये बराबर मलबरी जैसा होता है, इसलिए बेटा इसको हम मॉरुला कहते हैं। और बेटा सॉलिड होता है, इसमें कोई कैविटी अभी नहीं होती है। उसके बाद अब ये मॉरुला बेटा डिसेंड करता है यूट्रस में, और यूट्रस में अब देखे बेटा यहां पे क्या हो जाता है, जो यूट्रस का वॉल होता है, याद करो बेटा जब मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाया था, तो अब ये यूट्रस के वॉल में बेटा अब ये अर्ली एम्ब्रियो एम्बिड होने वाला है। मगर बेटा यहां पर देखिएगा जो ही ये मॉरुला आया, अब ये कन्वर्ट होता है बेटा एक और स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर में, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसिस्ट। और देखिए बेटा, इसको ब्लास्टोसिस्ट क्यों कहा जाता है? उस टाइम बेटा जो ये ब्लास्टोमर्स होते हैं, ये अब बेटा शाबाश मूव करते हैं टुवर्ड्स द पेरिफेरी, कुछ मूव करते हैं टुवर्ड्स द पेरिफेरी। सो एट दैट टाइम बेटा जो ब्लास्टोमर्स पेरिफेरी की ओर मूव करते हैं, उनको बेटा हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। और एक बेटा ग्रुप ऑफ ब्लास्टोमर जो है वो बेटा एक पेरिफेरी की ओर चले जाते हैं, एक साइड की ओर चले जाते हैं, और इन्हीं को बेटा हम कहते हैं इनर सेल मास। और यही इनर सेल मास की जो सेल्स है, यही फ्यूचर में बेटा बनाएंगे एम्ब्रियो। क्या बनाएंगे बेटा? एम्ब्रियो। और जो ये ट्रोफोब्लास्ट है, यही बेटा फ्यूचर में अब एक को बेटा मेम्ब्रेन बनाने वाला है, एंड दैट इज कोरियन। लंबी कहानी है बेटा, उतना यहां नहीं जा सकता हूं मैं। अब देखिए बेटा होगा क्या कि जो ये ब्लास्टोसिस्ट है, अब ये बेटा आहिस्ता आहिस्ता चिपक जाता है यूट्रस के वॉल के साथ। और जो ही ये यूट्रस के वॉल के साथ चिपक जाता है, इसको बेटा आपको पता है, इसको हम एंडोमेट्रियम भी कहते हैं। मगर जो ही प्रेगनेंसी अटेन हो जाती है, एंडोमेट्रियल सेल्स जो है ये बेटा एनरिच होते हैं विद न्यूट्रिएंट्स। नाउ दिस एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड एज डेसिडुआ। आज के बाद बेटा अगर आपको कोई कहेगा डेसिडुआ क्या होता है, घबराना नहीं। एक्चुअली बेटा ये एंडोमेट्रियम है। क्या है बेटा? एंडोमेट्रियम। पर जो ही एक फीमेल बेटा फर्टिलाइजेशन दिखाती है, तो उसके बाद कुछ इवेंट्स हो जाते हैं इस एंडोमेट्रियम में, जहां पे इसमें न्यूट्रिशनल एनरिचमेंट हो जाती है, सेल्स इलोंगेट हो जाते हैं, एंडोमेट्रियल सेल्स, एंड नाउ इट इज कॉल्ड एज डेसिडुआ। सो ड्यूरिंग बेटा प्रेगनेंसी एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड एज डेसिडुआ। अब देखिए बेटा होगा क्या, जो ये ब्लास्टोसिस्ट है ये अब आहिस्ता आहिस्ता एम्बिड हो जाता है। यहां पे बेटा मैं ब्लैक कलर से अब इसको दिखाऊंगा। ये आहिस्ता आहिस्ता एम्बिड हो जाता है किसमें बेटा? इसी एंडोमेट्रियम में या डेसिडुआ में, और उसी में बेटा दफन हो जाता है। सो क्या मैं हक के साथ बोलूं बेटा, जो अर्ली एम्ब्रियो होता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, वो बेटा दफन हो जाता है किसमें? इन द डेसिडुआ। ये बेटा अब यहां पे जो मैंने ब्लैक कलर से या किसी और कलर से यहां दिखाएंगे, वैसे बेटा ब्लू कलर से यहां पर दिखाएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से बेटा कंट्रास्ट आ जाए। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जो है ये एंडोमेट्रियम के अंदर या डेसिडुआ के अंदर ही एम्बिड हो जाता है। अब देखिए बेटा उसके बाद क्या होने वाला है, गौर से बेटा अब यहां पर देखिएगा। यहां पे मैं थोड़ा बहुत इसको मिटाऊंगा क्योंकि एक और डायग्राम पे बेटा मुझे यहां पे रिलाई करना पड़ेगा ताकि बेटा आपके कंसेप्ट्स अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। जो ही बेटा अब यहां पर ये एम्बिड इसमें होता है, ये बाहर वाला लेयर जो है जिसको हमने ट्रोफोब्लास्ट कहा, ये अब बेटा विल्लय देता, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देता है चारों तरफ से बेटा। ये विल्लय लाइक या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देता है ताकि बेटा ये यूट्रस या डेसिडुआ के अंदर घुस जाए और वहां पे मैटरनल ब्लड से क्या निकाल के लाए बेटा? न्यूट्रिएंट्स ड्यू टू डिफ्यूजन। मगर बेटा होता क्या है कि जूं अब ये मैटरनल ब्लड से न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं ये बेटा ट्रोफोब्लास्ट के विल्लय, जिनको अब हम नाम देते हैं बेटा कोरियोनिक विल्लय। नाउ दे आर कॉल्ड एज कोरियोनिक विल्लय। अब यही कोरियोनिक विल्लय क्या करते हैं, ये मां के मैटरनल टिश्यू से या जो में बेटा मां का यहां पे डेसिडुआ में ब्लड होता है उससे न्यूट्रिएंट्स निकालते हैं। कैसे लंबी कहानी है, कैसे मैं यहां पे बेटा पूरा डिस्कस करूं। उसके बाद क्या होता है, जूं अब बेटा ये अर्ली एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट बड़ा होता जाता है तो ये बेटा वापस बाहर निकल के आ जाता है। अब देखिए बेटा जब ये वापस बाहर निकल के आ जाता है क्योंकि अब इसकी ग्रोथ हुई, तो जब इसकी ग्रोथ हुई अब ये वापस बाहर निकल के आता है। ये बेटा यहां पे डेसिडुआ है, गौर से बेटा अब यहां पर नजर रखिएगा। ये यहां पर बेटा डेसिडुआ है जिसके अंदर अभी ये दफन हो गया था, मगर अब बेटा जब इसकी कम कंटिन्यूअसली ग्रोथ हो रही है अब ये कहां की ओर धकेला जाता है? बाहर की ओर। अब जब ये बाहर की ओर निकलेगा तो देखिए बेटा सिनेरियो क्या बनेगा। अच्छी तरह से बेटा सारे बच्चे यहां पर देखिएगा, ये सिनेरियो बनेगा। ये बेटा ट्रोफोब्लास्ट, ये बेटा शाबाश वो विल्लय, और शाबा बेटा ये अब यहां पर बाहर एम्ब्रियो निकल के आया। अब जरा गौर से देखिएगा, ये कोरियोनिक विल्लय जो है ये बेटा खाली पहले चारों तरफ से थे ना, अब खाली एक ही तरफ से डेवलप हो गए, एंड नाउ दे आर कॉल्ड एज कोरियोनिक फ्रॉन्डोसम। और जो बेटा यहां पे ये डेसिडुआ है इसको हम कहते हैं डेसिडुआ बेसालिस।
सो क्या मैं हक के साथ बोलूं बेटा, अब यही डेसिडुआ बेसिलिस और कोरियोनिक फ्रॉन्डोसम, मैंने क्यों इसको बेटा अब कोरियोनिक विल्लाई के बजाय कोरियोनिक फ्रॉन्डोसम बोला, क्योंकि इनिशियली बेटा विल्लाई चारों तरफ से थे। अगर आप देखेंगे चारों तरफ से बेटा इनिशियली विल्लाई थे, मगर उसके बाद जूं बेटा इन विल्लाई ने न्यूट्रिएंट्स हासिल किए मां के ब्लड से, तो जो अर्ली एम्ब्रियो है वो बेटा ग्रो करता गया, और जब वो ग्रो करता गया वो कहां की ओर धकेला गया, बाहर की ओर, और अब खाली वही विल्लाई बेटा एक तरफ से डेवलप होने लगे। एंड दोज कोरियोनिक विल्लाई विच डेवलप, बाकी कोरियोनिक विल्लाई खत्म हो जाते हैं, एंड दोज कोरियोनिक विल्लाई आर कॉल्ड एज कोरियोनिक फ्रॉन्डोसम। और बेटा अब जो कोरियोनिक फ्रॉन्डोसम डेसिडुआ के जिस हिस्से में फंस गए, दैट डेसिडुआ इज कॉल्ड एज डेसिडुआ बेसिलिस। सो दैट मींस कि बेटा अब यहां पर एक स्ट्रक्चर बना, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं बेटा, प्लेसेंटा को बनाने के लिए दो चीजें लगती है बेटा, एक तो एम्ब्रियो के कोरियोनिक विल्लाई जिनको हम कोरियोनिक फ्रॉन्डोसम कहते हैं, और मां का बेटा मैटरनल टिश्यू का एंडोमेट्रियम जिसको अब हम डेसिडुआ बेसिलिस कहते हैं। इसलिए बेटा आपकी टेक्स्ट बुक हम जब पढ़ते हैं तो आपकी टेक्स्ट बुक लिखती है कि जो यूट्राइन टिश्यू होता है और कोरियोनिक विल्लाई जो होते हैं वो एक दूसरे में समा जाते हैं, जिसको टेक्स्ट बुक ने लिखा इंटरडिजिटेशन, और जब ये समा जाते हैं एक दूसरे में एक स्ट्रक्चर वजूद में आने वाला है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। अब बेटा जो ये बाहर का कवर यहां पे है जो अभी तक ट्रोफोब्लास्ट था, अब इसको नाम क्या दिया हमने, कोरियन। नाउ द आउटर कवर इज कॉल्ड एज कोरियन। इसी के बीच में बेटा अंदर से एक और कवर बनता है जिसको हम एक और कलर से लेंगे, एंड दैट कवर इज कॉल्ड एज एमनियन। क्या कहते हैं बेटा, एमनियन। और इसी एमनियन के अंदर बेटा अब एक कैविटी बनती है, एमनियोटिक कैविटी, और यही एमनियन अब एक स्ट्रक्चर बनाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज अम्बिलाइकल कॉर्ड। और इसी अम्बिलाइकल कॉर्ड के साथ अब जुड़ा होता है बेटा फीटस। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अम्बिलाइकल कॉर्ड। और ये अम्बिलाइकल कॉर्ड अब क्या करती है, ये किसके साथ बेटा कनेक्शन में रहती है, प्लेसेंटा के साथ। तो अब बेटा आपने यहां पर क्या देख लिया कि ये बेटा अब यहां पे एंडोमेट्रियम था जिसको हमने नाम क्या दिया, डेसिडुआ बेसिलिस, और उसके बाद बेटा ये यहां पे कोरियोनिक विल्लाई है जिनको नाम क्या दिया गया बेटा, कोरियोनिक फ्रॉन्डोसम, और इन्हीं की इंटरडिजिटेशन से क्या बना, प्लेसेंटा। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं बेटा, प्लेसेंटा एक फीटो मैटरनल कनेक्शन है। फीटो दैट मींस इसको बनाने में फीटस का भी हाथ होता है, जो कोरियोनिक विल्लाई का ही बेटा, जो कोरियोनिक विल्लाई है वो एक्चुअली फीटस का ही हिस्सा है, और उसके बाद बेटा इसको बनाने में एंडोमेट्रियम या डेसिडुआ बेसिलिस का भी हाथ होता है। यही दो एक दूसरे के साथ समा जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बनता है, दैट्स कॉल्ड एज प्लेसेंटा। फिर प्लेसेंटा बेटा फीटस के साथ कनेक्टेड हुआ होता है एक स्ट्रक्चर के जरिए, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अम्बिलाइकल कॉर्ड। इसीलिए बेटा हम प्लेसेंटा को स्टर्नल बेटा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट मानते हैं बिटवीन द बेटा मदर एंड द फीटस, क्योंकि एक बेटा स्ट्रक्चरल फंक्शनल का यूनिट का काम करेगा, क्योंकि यही अब क्या करेगा, यही बेटा अब न्यूट्रिएंट्स लाएगा कहां से बेटा, मैटरनल ब्लड से, और भेजेगा बेटा किसमें, इनटू द फीटस। बेटा ये पार्ट क्लियर हुआ। उसके बाद बेटा अब देखना यह है कि जब प्लेसेंटा से न्यूट्रिएंट्स आएंगे वो फीटस में कैसे जाएंगे। तो देखिए बेटा अब ये कैसे फीटस में जाएंगे, इसके लिए मैं एक और डायग्राम यहां पे लाऊंगा जिसके लिए बेटा आपको यहां पे नजर रखनी पड़ेगी। तो गौर से बेटा अब यहां पर नजर रखिएगा। अब मैं यहां पर एक बोर्ड बेटा यहां पे ला रहा हूं ताकि बेटा अब आपके कंसेप्ट्स और क्लियर होते जाए। तो देखिए बेटा अच्छी तरह से नजर रखिएगा। ये बेटा अब यहां पे यूट्रस है, इसको बेटा हम थोड़ा बहुत बड़ा बनाएंगे। नजर रखिएगा बेटा, ये अब यहां पर बेटा हमें पता है कि एक स्ट्रक्चर बना है, इसको हम दूसरे कलर से यहां पे लाएंगे, चलो ग्रीन कलर से लाएंगे, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज डेसिडुआ बेसिलिस। और उसके बाद बेटा अब यहां पर नजर रखिएगा, अब हम यहां पे प्लेसेंटा के विल्लाई बना रहे हैं, एंड दीज आर द विल्लाई ऑफ प्लेसेंटा। ये बेटा शाबाश यहां पे कोरियन है। उसके बाद बेटा जरा गौर से देखिएगा, एक और कलर से अब यहां पे बनेगा एमनियन, और ये एमनियन का बेटा बना यहां पे अम्बिलाइकल कॉर्ड,
और ये अम्बलाइकल कॉर्ड के साथ जुड़ा है फीटस। अब देखिए बेटा होगा क्या, जो ये अम्बलाइकल कॉर्ड होता है इसके अंदर बेटा अम्बलाइकल ब्लड वेसल्स होती है जो बच्चे से आती है। सबसे पहले बेटा इसमें 2 आर्टरीज होती है। अब मैं रेड कलर से बेटा यहां पे आर्टरीज बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा बेटा? आर्टरीज। सो दीज आर कॉल्ड एज द अम्बलाइकल आर्टरीज। और इसमें एक वेन होती है जिसको बेटा मैं आपके दिल के तस्कीन के लिए ब्लू कलर से बनाऊंगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज अम्बलाइकल वेन। ये बेटा अम्बलाइकल वेन है। सो आज के बाद बेटा अगर आपको कोई कहेगा कि अम्बलाइकल कॉर्ड के अंदर क्या होता है तो झट से बेटा जवाब दीजिएगा, सर अम्बलाइकल कॉर्ड के अंदर एक तो 2 अम्बलाइकल आर्टरीज होती है और इसके अंदर बेटा एक अम्बलाइकल वेन होती है। तो ये रेड कलर से बेटा अम्बलाइकल आर्टरीज और ये रेड कलर से बेटा अम्बलाइकल वेन। अब देखिए बेटा जो ये अम्बलाइकल आर्टरीज होती है ये बेटा अब कैपिलरीज देती है और वो कैपिलरीज बेटा घुस जाती है किसमें बेटा? इनटू द कोरियोनिक विलाई। ये देखे बेटा अब ये अम्बलाइकल आर्टरीज की जो कैपिलरीज है, ब्रांचेस है, ये बेटा चली जाती है किसमें बेटा? शाबाश, इनटू द कोरियोनिक विलाई। और उसके बाद बेटा वहां पे कैपिलरी सिस्टम बनाते हैं और फिर उन्हीं कैपिलरी सिस्टम से बेटा वहां पे बनते हैं शाबाश बेटा वेन्यूल्स। और यही वेन्यूल्स बेटा अब यहां से जब उठते हैं वापस आते हैं और बनाते हैं बेटा अम्बलाइकल वेन। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं, जाता क्या है बच्चे से बेटा? अम्बलाइकल आर्टरीज। कितनी अम्बलाइकल आर्टरीज बच्चे से जाती है बेटा? टुवर्ड्स द प्लेसेंटा कोरियोनिक विलाई 2, और वहां से क्या आती है बेटा? वापस लौट के अम्बलाइकल वेन। वो वापस आती है और जाती है बेटा किसमें? इनटू द फीटस। सर अब ये जो अम्बलाइकल आर्टरीज है और अम्बलाइकल वेन है इसका काम क्या? देखिए बेटा जो ये अम्बलाइकल आर्टरी है, खुदा के लिए बेटा यहां पे नजर रखिएगा, अम्बलाइकल आर्टरी क्या करती है? इनमें बेटा एक ब्लड होता है एंड दैट ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सर क्या बोलते हैं? हमने तो सुना है कि जो आर्टरी होती है उसमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। गलत सुना है बेटा, ये नहीं है थंब रूल कि आर्टरी में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होना चाहिए। जैसे आपने पल्मोनरी आर्टरी सुना है, जैसे आपने बेटा पल्मोनरी वेन के बारे में सुना है, पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसी तरह बेटा जब हम मां के यूट्रस में होते हैं, जो ये अम्बलाइकल आर्टरीज होती है इनमें बेटा एक ब्लड होता है एंड दैट ब्लड इज कॉल्ड एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो अम्बलाइकल वेन्स होती है इनमें एक ब्लड चलता है एंड दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो याद रखिएगा बेटा खाली पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन ऐसी नहीं है कि जहां पे आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन में बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमारे फीटल लाइफ में बेटा ये एक्सेप्शन भी चलती है। वहां पे बेटा अम्बलाइकल आर्टरीज जो होती है उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कैरी करवाया जाता है, और जो अम्बलाइकल वेन है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करवाया जाता है। सो ये एक और एक्सेप्शन है बेटा आर्टरीज और वेन्स में, जहां पे आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अब देखिए बेटा यहां पे खेल क्या चलता है। फीटस से बेटा अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अम्बलाइकल आर्टरीज के जरिए चला जाता है किन में बेटा? कोरियोनिक विलाई। और कोरियोनिक विलाई जो है ये मां के ब्लड के अंदर घुसे होते हैं, मां के ब्लड वेसल्स के अंदर घुसे होते हैं या ब्लड साइनसेस के अंदर घुसे होते हैं। तो वहां से अब ये क्या करते हैं? वहां से बेटा अब ये लाते हैं, गौर से देखिएगा, वहां से ये लाते हैं ऑक्सीजन को, वहां से ये लाते न्यूट्रिएंट्स को जिसमें ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, मिनरल्स है, विटामिन्स है। तो ये जाते हैं बेटा अब डिफ्यूजन के जरिए किसमें बेटा? इनटू द अम्बलाइकल वेन। अब ये अम्बलाइकल वेन के जरिए बेटा ऑक्सीडेटेड ब्लड किसमें जाता है? फीटस में। सो दैट मींस कि बेटा फीटस से कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है कौन? बेटा शाबाश अम्बलाइकल आर्टरी। और फिर यहां पर बेटा डिफ्यूजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है फ्रॉम अम्बलाइकल आर्टरी थ्रू कोरियोनिक विलाई इनटू द मैटरनल ब्लड, और फिर मैटरनल ब्लड से ऑक्सीजन आता है कोरियोनिक विलाई के जरिए और फिर चला जाता है बेटा किसमें? इनटू द अम्बलाइकल वेन। सो अम्बलाइकल वेन जो है वो फीटस को ऑक्सीजन सप्लाई करती है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है जो वो कैरी करती है फ्रॉम द प्लेसेंटा टुवर्ड्स द फीटस। वाइल है जो अम्बलाइकल आर्टरी है जो चलती है बेटा अम्बलाइकल कॉर्ड में और फिर घुसती है बेटा प्लेसेंटा के विलाई में, वहां से बेटा वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकती है फ्रॉम
बेटा वेसल्स थ्रू कोरियोनिक विला इनटू द मैटरनल ब्लड, और बेटा वेस्ट प्रोडक्ट्स भी फेंकती है कहां बेटा, फ्रॉम द फीटल ब्लड इनटू द मैटरनल ब्लड। सो ये है बेटा प्लेसेंटा। इसीलिए बेटा हम कहते हैं ना कि प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर एक्सचेंज ऑफ बेटा गैसेस, फॉर शाबाश रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फीटस एंड फ्रॉम शाबाश जो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स है वो मां के ब्लड से भेजता है किसमें बेटा, फीटल ब्लड में। ये वो सर्कुलेशन है जिसके जरिए सब कुछ चलता रहता है, और बराबर बेटा ये 9 मंथ्स तक सब कुछ चलता रहता है। सो ये था आपका प्लेसेंटा और ये थे उसके फंक्शंस। पर उसके बाद बेटा अब एक और चीज आपको यहां पे याद रखना पड़ेगा कि जो प्लेसेंटा है अब ये खाली बेटा न्यूट्रिएंट्स या गैसेस ही एक्सचेंज नहीं करता है, ये रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स बेटा फीटस से नहीं करता है खाली। प्लेसेंटा जो है ये एक टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करता है। यहां पर बेटा आप नजर रखिएगा कि ये टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या, इसी तरह बेटा एग्जाम में आप लिखिएगा। इंशाल्लाह बेटा पीडीएफ भी आपको मिलेगा, वैसे जरूरत नहीं है, आप किसी भी किताब पे पढ़ सकते हो, और बेटा नोट अच्छी तरह से, क्योंकि आपने इंस्टीट्यूशंस में ऑलरेडी पढ़ा होगा, या जिसने नहीं पढ़ा होगा टेक्स्ट बुक ही सीधे पढ़ लो और उसी को बेटा शाबाश एग्जाम में अपने फिर जब क्वेश्चन आएगा वहां पे लिख डालो। देखिए बेटा अब जो ये प्लेसेंटा आपका है ये टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है। अब क्वेश्चन उठेगा, सर एंडोक्राइन ग्लैंड तो हमें पता है ये वो बेटा ऑर्गन्स होते हैं या वो स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो टिश्यूज होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन्स। पर सर अब हमें ये तो बता दीजिएगा कि जो ये बेटा टेम्पोररी है, ये टेम्पोररी का मतलब क्या हुआ। बेटा प्लेसेंटा तो 9 महीने के बाद बाहर निकल के आता है ना, जो ही बच्चा पैदा होता है उसके बाद प्लेसेंटा भी बेटा मां के बर्थ कैनाल से कहां निकल के आता है, बाहर, अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई। हाँ अगर सिजेरियन हुआ तो फिर बेटा कैसे, उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो ये टेम्पोररी है इसका मतलब ये हुआ ना कि जो प्लेसेंटा है ये 9 महीने तक रहता है और 9 महीने तक ये भरपूर हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि बेटा फीटस जो है वो सरवाइव करे, फीटस को नरिशमेंट दे। तो ये हार्मोन्स बेटा पूरी तरह से बेटा फीटस के फेवर में काम कर देते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कौन कौन सा हार्मोन यहां से निकलता है। सबसे पहले बेटा इसी तरीके से आप लिखना, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। इसका फुल फॉर्म बेटा स्मॉल फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको एचसीजी लिखते हैं और फुल फॉर्म में हम इसको लिखते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये हार्मोन क्या करता है, इस एचसीजी का मेन रोल क्या होता है। बेटा इसका बहुत बड़े रोल्स है, मगर बेटा वो मैं यहां डिस्कस नहीं कर सकता हूं। खाली इतना याद रखो कि ये हार्मोन जो एचसीजी है ये बेटा जो ही मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा खत्म होता है, मैंने परसों के लेक्चर में आपको कहा था कि एलएच की लेवल्स अब क्या होने लगती है, कम, जिसकी वजह से बेटा कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डिसइंटीग्रेट होने के कगार पे होता है, और जब कॉर्पस ल्यूटियम कम होगा तो प्रोजेस्टेरॉन बेटा कम हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाएगा, एंडोमेट्रियम बेटा स्लफ ऑफ हो जाएगा, तो प्रेगनेंसी खत्म। इसीलिए बेटा प्रेगनेंसी में तो एक चीज जरूरी है कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये परसिस्ट करना चाहिए ताकि जो प्रोजेस्टेरॉन की लेवल्स है वो मेंटेन रहे। ऑल्दो बेटा प्लेसेंटा भी खुद प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है, मगर इनिशियल स्टेजेस पे कॉर्पस ल्यूटियम के प्रोजेस्टेरॉन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इससे बेटा इनिशियली जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये परसिस्ट किसी भी हालत में रहना चाहिए ताकि बेटा ये प्रोजेस्टेरॉन की लेवल्स को क्या करके रखे, मेंटेन। अब देखिए बेटा फितरती है ना, कैलिश क्या हो रहा है, कम, मगर देखिए बेटा जो एक एचसीजी है ये बराबर बेटा एक्शन दिखाता है किसके जैसी, एलएच के जैसी, और ये कॉर्पस ल्यूटियम को डिसइंटीग्रेट नहीं होने देता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन, कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन, प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन, प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन, प्रेगनेंसी मेंटेन। सच इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एचसीजी। उसके बाद बेटा एक और हार्मोन यहां से निकलता है एंड दैट्स कॉल्ड एज ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन। नजर रखिएगा बेटा, जो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन है ये भी बेटा एक इंतहाई इंपॉर्टेंट हार्मोन है।
अब देखिए बेटा इसका काम क्या होता है। जब प्लेसेंटा से निकलता है ये मां के ब्लड में जाता है और ये मां में इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम कर देता है। इसकी वजह से बेटा जो मां का ब्लड है उसमें ग्लूकोज की लेवल्स जो है वो इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को घटा देता है, अब मां के ब्लड में जो ग्लूकोज है वो मां के सेल्स में नहीं जा पाता, क्योंकि आपको पता है कि जो इंसुलिन है वो बेटा ग्लूकोज अपटेक करवाता है, सेल्यूलर अपटेक करवाता है, वो ग्लूकोज को सेल्स के अंदर जाने के लिए मजबूर करता है। मगर जब ये बेटा HPH बेटा ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन जब बेटा इंसुलिन सेंसिटिविटी को घटा देगा तो इसकी वजह से क्या होता है कि अब बेटा मां की सेल्स की ओर ज्यादा सेल्यूलर अपटेक ग्लूकोज का नहीं होता है, तो ग्लूकोज की लेवल्स ब्लड में क्या हो जाती है? इंक्रीज। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, जब ग्लूकोज की लेवल्स बेटा इंक्रीज हुई तो अब बच्चे को बेटा अच्छी तरह से ग्लूकोज मिलता है, क्योंकि जब मैटरनल ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है तो बच्चे को भी ग्लूकोज अच्छी तरह से मिलेगा। सो ये दो हार्मोन्स है HCG एंड ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन जो बेटा आपके प्लेसेंटा से निकलता है। एक और हार्मोन बेटा जो अब आपके प्लेसेंटा से निकलता है एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज रिलैक्सिन। याद रखिएगा बेटा पहले क्या निकला? HCG, उसके बाद क्या निकला? HPL या ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, और उसके बाद क्या निकला? रिलैक्सिन। देखिए बेटा नीट में भी एक क्वेश्चन आया था, इनफैक्ट बेटा 2021 में एक क्वेश्चन आया था कि जो ये रिलैक्सिन है एक तो प्लेसेंटा से बेटा निकलता ही निकलता है और ये ओवरीज से भी निकलता है। सो ये आप याद रखिएगा, देयर आर टू सोर्सेज ऑफ रिलैक्सिन, वन इज फ्रॉम द शाबाश बेटा ओवरीज एंड अनदर इज फ्रॉम द प्लेसेंटा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि रिलैक्सिन का काम क्या? देखिए बेटा मैं जो भी कंसेप्ट आपको यहां पे ला रहा हूं रिगार्डिंग टेक्स्ट बुक, मेरी कोशिश यही है एक तो आपके बोर्ड के मसले हल हो जाए, ऊपर से बेटा आपके नीट के भी मसले हल हो जाए। मैं कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दूंगा जो कंट्राडिक्ट करेगी बेटा आपके टेक्स्ट बुक के साथ। इसलिए बेटा मैं नहीं चाहता हूं कि मैं कोई तनाजा आपके दिमाग में खड़ा कर दूं रिगार्डिंग टेक्स्ट बुक, इसलिए बेटा वही पॉइंट्स ला रहा हूं जो टेक्स्ट बुक में है। हाँ बेटा कहीं कहीं अगर हम हायर अप्स पे जाएंगे, हायर कंसेप्ट जाएंगे, वो डायरेक्टली कंफ्लिक्ट करते हैं आपके टेक्स्ट बुक से। मगर बेटा इस टाइम हम बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपको प्रिपेयर कर रहे हैं और आगे जाके बेटा नीट के लिए आप तैयारी करो, ताकि बेटा हम वही पॉइंट डिस्कस करेंगे जो टेक्स्ट बुक के साथ कोई कंफ्लिक्ट नहीं करेगा। तो चले बेटा अगला हार्मोन है रिलैक्सिन। देखिए बेटा इस रिलैक्सिन का काम क्या होता है, जूं बेटा मां का प्रेगनेंसी एडवांस जाता रहता है तो जो यूट्रस है उसका साइज भी बढ़ता जा रहा है। अब जब यूट्रस का साइज बढ़ता जा रहा है, ऊपर से यूट्रस पेल्विक कैविटी में, ऊपर से पेल्विक कैविटी बेटा पेल्विक ग्रिडल के शिकंजे में फंसी होती है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जूं बेटा यूट्रस बढ़ता जाएगा पेल्विक कैविटी का साइज भी इंक्रीज होना चाहिए। और आपको पता है कि पेल्विक ग्रिडल में दो कॉक्सल बोन्स होते हैं या इनॉमिनेट बोन्स होते हैं जो वेंट्रली एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं बेटा, एक कार्टिलेज के जरिए, फाइब्रो कार्टिलेज के जरिए, और एक स्लाइटली मूवेबल जॉइंट बनाता है एंड दैट्स कॉल्ड एज प्यूबिक सिम्फाइसिस। सो अगर यहां पर बेटा आप देखेंगे ये पेल्विक ग्रिडल की एक हड्डी है एंड दिस इज कॉल्ड एज कॉक्सल बोन, यहां से एक और कॉक्सल बोन है, तो ये बेटा यहां पे प्यूबिक सिम्फाइसिस है। तो देखिए बेटा अब आपका रिलैक्सिन क्या करता है, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस में जो कार्टिलेज है उसको थोड़ा बहुत बेटा फ्लेक्सिबल बनाता है, ताकि बेटा जो ये इनोमिनेट बोन्स है ये एक दूसरे से दूर हो जाए। ये सैक्रोइलियक लिगामेंट्स को भी बेटा रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से ओवरऑल पेल्विक कैविटी का साइज क्या होता है, इंक्रीज, ताकि वो इजिली फीटस को, डेवलपिंग फीटस को अकोमोडेट कर सके। सो ये है बेटा रोल ऑफ रिलैक्सिन। अब अगर हम आपकी टेक्स्ट बुक पे जाएंगे तो टेक्स्ट बुक लिखती है कि 3 हार्मोन्स बेटा ऐसे हैं जो एक फीमेल खाली प्रेगनेंसी में प्रोड्यूस करती है। वन इज शाबाश बेटा HCG, अनदर इज HPL एंड थर्ड वन इज रिलैक्सिन। सो बेटा टेक्स्ट बुक लिखती है कि ये 3 हार्मोन्स ऐसे हैं जो फीमेल खाली प्रेगनेंसी में प्रोड्यूस करती है। उसके अलावा बेटा जो आपका प्लेसेंटा है ये एक और हार्मोन प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरॉन, और ये एक और हार्मोन प्रोड्यूस करता है बेटा एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज एस्ट्रोजन। सो बस बेटा आप इतना याद रखेंगे कि 5 हार्मोन्स बेटा फिलहाल आपके स्टैंडर्ड के लिए प्लेसेंटा से निकलते हैं, HCG, HPL, रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन फीमेल में शाबाश बेटा प्रेगनेंसी के दौरान भी निकलते हैं, और अगर नॉन प्रेग्नेंट होगी उस टाइम भी बेटा ये निकलते हैं। तो ये था बेटा प्लेसेंटा एंड इट्स फंक्शंस, जिसपे बेटा आपको नजर रखनी पड़ेगी। तो चले बेटा
हम आगे की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाएंगे और देखेंगे बेटा अब हमें और क्या क्या पढ़ना है। जरा गौर से बेटा अब यहां पे नजर रखिएगा। तो चले बेटा, प्लेसेंटा एंड इट्स फंक्शन जो है वो क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जो है, अब 3-3 नंबर्स के क्वेश्चन जो है उस पे हम फोकस करेंगे। सबसे पहले बेटा, ड्रा नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। इसमें बेटा आप डायरेक्टली टेक्स्ट बुक की डायग्राम को याद रखेंगे कि डक्ट सिस्टम्स कैसे है। टेस्टिस के अंदर इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम है, फिर वहां से बेटा एपिडिडाइमिस उठता है जो बाहर निकल के आता है, फिर वास डेफरेंस लूप करता है, वहां पे वो स्माइनल वेसिकल की डक्ट को पकड़ लेता है, इजैकुलेटरी डक्ट बनता है, फिर इजैकुलेटरी डक्ट चला जाता है यूरिथ्रा में, वहीं पे प्रोस्टेट ग्लैंड भी होता है, फिर यूरिथ्रा आगे बढ़ता है और वहीं पे कॉपर्स ग्लैंड्स भी आप दिखाएंगे। तो ये डायग्राम बेटा आप याद रखेंगे, अच्छी तरह से बेटा इस डायग्राम को आप बनाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन बेटा जो नीट पे 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये बेटा यहां पे देखिएगा, ये डायग्राम आप अच्छी तरह से बनाइएगा क्योंकि इस डायग्राम में हर कोई चीज अच्छी तरह से डिपिक्ट हो रहा है और हर कोई चीज अच्छी तरह से दिख भी रहा है। जरा गौर से देखिएगा, ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस के अंदर बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम है, ये वासा एफरेंशिया ने बेटा बाहर अब दिया एक डक्ट एंड दैट डक्ट इज कॉल्ड एज एपिडिडाइमिस। फिर एपिडिडाइमिस ऊपर की ओर चला जाता है एंड दिस रीजन एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज वास डेफरेंस। और वास डेफरेंस अब क्या करता है, वो बेटा एक डक्ट को, एक ग्लैंड की डक्ट को पकड़ लेता है एंड दैट ग्लैंड डक्ट इज कॉल्ड एज सेमाइनल वेसिकल। एक इस तरफ से और एक इस तरफ से। नाउ दीज डक्ट्स आर कॉल्ड एज इजैकुलेटरी डक्ट। फिर इजैकुलेटरी डक्ट बेटा चली जाती है यूरिथ्रा में और उसके बाद वहीं पे एक ग्लैंड होता है एंड दैट ग्लैंड इज कॉल्ड एज प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर बेटा यहां पे यूरिथ्रा आगे बढ़ता है, यहां पे एक कॉपर्स ग्लैंड होता है, यहां पे एक कॉपर्स ग्लैंड होता है जिसको हम बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स कहते हैं। तो ये बेटा आप एक डायग्राम याद रखेंगे, बहुत ही आसान। नेक्स्ट बेटा आपको आएगा ड्रा नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ये बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की आप डायग्राम बनाएंगे। ये यहां पे वेजिनल कैनाल, फिर बेटा सर्विक्स इज द नैरो पार्ट ऑफ द यूट्रस, दिस इज द यूट्रस कॉर्पस बेटा ब्रॉड बॉडी पार्ट ऑफ द यूट्रस, ये यूट्रस का फंडस है, ये बेटा ओविडक्ट है, ये ओविडक्ट की बेटा फिमरी है, इन्फेंडिब्यूलम है और ये बेटा ओवरीज है। तो ये बेटा आप अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन डायग्राम बना लेना। उसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो आ सकता है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, ड्रा नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ ओवम। देखिए बेटा यहां पे आप देखेंगे कि एक ओवम की डायग्राम बन रही है, मगर यहां पे बेटा एक चीज का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। गौर से देखिएगा, यहां पे मैं इस डायग्राम को यहां पे बनाऊंगा ताकि बेटा आपके मसले सारे हल हो जाए। जरा गौर से देखिएगा, ये बेटा अब यहां पे ओवम है, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि स्पर्म ने बेटा अपने कंटेंट्स इसके अंदर डाले हैं, मगर अभी बेटा शाबाश बेटा जो कैरियोगैमी है, जो न्यूक्लियस का फ्यूजन है वो अभी नहीं हुआ। अब जरा बेटा, क्योंकि मैंने कहा ना आपको कि ओवम हमेशा बेटा जब भी रिलीज होता है ओवल्यूशन में, ओवम कभी रिलीज नहीं होता है। सेकेंडरी oocyte सस्पेंडेड एट मेटाफेज सेकेंड बेटा वाला स्टेज में रिलीज होता है। फिर जब तक इसके साथ स्पर्म नहीं मिलती है तब तक ये ओवम में तब्दील होता नहीं, और फिर ओवम सबसिक्वेंटली कन्वर्ट हो जाता है किसमें बेटा, जाइगोट में। क्योंकि oogenesis बेटा तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक बेटा इसके साथ स्पर्म मिलेगी नहीं। अब जरा बेटा गौर से यहां पर देखिएगा, ये ओवम है, ओवम के इर्द गिर्द बेटा अब एक ग्लाइकोप्रोटीन का कवर होता है एंड दैट कवर इज कॉल्ड एज जोना पेलिसुडा, जो बेटा सेकेंडरी oocyte फॉर्म है बेटा, सेकेंडरी oocyte ने बनाया होता है ड्यूरिंग बेटा oogenesis। उसके बाद बेटा अब यहां पर आप देखेंगे कि बाहर से बेटा एक और ग्रुप ऑफ सेल्स होता है एंड दोज सेल्स आर कॉल्ड एज ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, लूजली अरेंज सेल्स होते हैं एंड दोज सेल्स आर कॉल्ड एज शाबाश बेटा कोरोना रेडिएटा। तो दैट मींस कि बेटा अब ये जो बाहर वाला लेयर है, सेल्यूलर लेयर है, दिस इज कोरोना रेडिएटा। इसी तरह एग्जाम में बेटा आप इसकी डायग्राम बनाएंगे। जो ये रेड कलर से हमने दिखाया ग्लाइकोप्रोटीन लेयर है, दैट इज कॉल्ड एज जोना पेलिसुडा। उसके बाद बेटा ये अंदर यहां पे है ऊलीमा, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम इज कॉल्ड एज ऊलीमा। ये बेटा शाबाश, अब यहां पर अगर हम देखेंगे ये इसका हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। उसके बाद जरा गौर से देखिएगा, यहां पर बेटा जो ऊलीमा है और जोना पेलिसुडा इसके बीच में जो कैविटी है दैट इज कॉल्ड एज पेरिविटलाइन कैविटी।
सो ये बेटा पेरिविटलाइन कैविटी है। उसके बाद बेटा इसी पेरिविटलाइन कैविटी के अंदर आपको बेटा दिखाना पड़ेगा, शाबाश, फर्स्ट पोलर बॉडी, क्योंकि जब बेटा आप oogenesis पढ़ोगे वहां पे आपको बताया जाएगा कि जब भी बेटा ओवम या जो oocyte है जब वो मियोसिस करता है वहां पे डिविजन्स अनइक्वल हो जाते हैं। प्राइमरी oocyte जब सेकेंडरी oocyte बनाता है, उसूल कहता है सेकेंडरी oocytes कितने बनने चाहिए थे? 2, क्योंकि मियोसिस 1 के बाद कितनी सेल्स बनती है बेटा? 2, और वहां पे एक सेल बड़ी होती है जिसको हम सेकेंडरी oocyte कहते हैं, और एक छोटी सी सेल बनती है जिसको बेटा हम कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। तो ये बेटा वो फर्स्ट पोलर बॉडी है जो आपको यहां पर मिलेगी एक स्पेस में, एंड दैट स्पेस इज कॉल्ड एज पेरिविटलाइन स्पेस। उसके बाद बेटा जो साइटोप्लाज्म आपको इसके अंदर मिलेगा ओवम के अंदर, एंड दैट इज कॉल्ड एज ooप्लाज्म। ये बेटा आपको डायग्राम बनानी पड़ेगी। और मगर बेटा एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा, स्पर्म्स बेटा आप जरूरी यहां पर दिखाएंगे कि स्पर्म इसके साथ बेटा जुड़ चुकी है, क्योंकि अगर स्पर्म इसके साथ नहीं जुड़ चुकी होगी तो ओवम कभी नहीं बन सकता है, क्योंकि बेटा ओवम को बनाने के लिए जरूरी स्पर्म का बेटा सहारा लेना पड़ता है। oogenesis तब तक कंप्लीट नहीं होती है जब तक उसके साथ स्पर्म नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर्स में कहा था कि जब बेटा ओवल्यूशन होती है वहां पे सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है जो अरेस्ट हुआ होता है मेटाफेज सेकंड पे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर। तो जब तक मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर बेटा कन्वर्ट नहीं होगा इनटू एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, तब तक बेटा कभी भी मेटाफेज सेकंड जो है या मियोसिस सेकंड जो है वो तब तक कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो चले बेटा ये तो हमने अब स्ट्रक्चर बनाया ओवम का। उसके बाद बेटा एक और क्वेश्चन आएगा, ड्रा नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ स्पर्मेटोजोन या स्पर्म। सीधे देखिए बेटा उसके लिए आपको पता है कि जो स्पर्म है इसमें सबसे पहले बेटा आप हेड बनाएंगे। दिस इज द हेड ऑफ द स्पर्म। चलो इसको बेटा एक और कलर से दिखाएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से दिखेगा। दिस इज द बेटा हेड ऑफ द स्पर्म। उसके बाद बेटा हेड के बाद एक छोटा सा रीजन आता है। चले बेटा इसको हम हेड बनाएंगे। उसके बाद बेटा आप एग्जाम में जब डायग्राम बनाओगे तो नेक की ओर फोकस करोगे। फिर नेक के बाद बेटा आप बनाओगे एक पार्ट, एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड एज मिडल पीस। और मिडल पीस के बाद बेटा आप एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे, एंड दैट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट, एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड एज टेल। अब देखिए बेटा ये तो स्पर्म की डायग्राम आपने खड़ा कर दी। उसके बाद बेटा इसके स्ट्रक्चर्स पे अब आपको यहां पे नजर रखनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्पर्म के हेड में एक कैप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एक्रोसोम। और यह भी आप सबको पता होना चाहिए कि जो एक्रोसोम है दैट इज मॉडिफाइड गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स मॉडिफिकेशन होती है, और इसी एक्रोसोम के अंदर बेटा एंजाइम्स होते हैं, एंड दोज एंजाइम्स आर कॉल्ड एज लाइटिक एंजाइम्स। बोला था हाइलुरोनिडेज, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम एंड जोनालाइसिन या एक्रोसिन। यही तो एंजाइम्स है जो बेटा सेकेंडरी oocyte के बेटा वॉल्स को डाइजेस्ट करके स्पर्म को आगे बढ़ाता है ताकि सेकेंडरी oocyte ओवम बने। फिर ओवम सब्सिक्वेंटली क्या बने बेटा? जाइगोट। क्योंकि जब जब ओवम बनता है तब तब जाइगोट भी बनता है, यह याद रखिएगा बेटा। उसके बाद बेटा अब यहां पर आप एक और चीज देखेंगे। आपको बेटा अब यहां पर एक और स्ट्रक्चर मिलने वाला है, एंड दैट इज न्यूक्लियस, मगर ये हैप्लॉइड है। उसके बाद बेटा अगर अब आप नेक की ओर आएंगे, नेक में बेटा आपको दिखाना पड़ेगा 2 सेंट्रियोल्स। एक सेंट्रियोल जो है उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और दूसरा जो नीचे है दैट इज कॉल्ड एज डिस्टल सेंट्रियोल। अब क्वेश्चन ये उठेगा, सर यहां पे दो सेंट्रियोल्स क्या काम करते हैं? देखिए बेटा जो ये सेंट्रियोल है ये अब बेटा एक्शियल फिलामेंट्स देगा, एक्सोनीम देगा, और यही एक्सोनीम जो है इसकी अरेंजमेंट 9+2 रहेगी, और यही बेटा क्या बनाएगा? टेल, जो मिडिल पीस को चीर के कहां निकलेगा? बाहर। और इसीलिए बेटा हम इसको कहते हैं फ्लैजिला, और फ्लैजिला जो है स्पर्म में लोको मोटरी अपैरेटस है, इसलिए तो स्पर्म्स बेटा मोटाइल रहती है। सो इसका मेन काम होता है बेटा जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है। फ्लैजिला बनाओ, अरेंजमेंट रखो 9+2, जो फ्लैजिला बेटा टेल का काम करेगा स्पर्मेटोजोन में ताकि मोटिलिटी दिखाए। उसके बाद बेटा क्वेश्चन अब ये उठेगा, सर ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल किस खेत की मूली है? ये यहां पे क्यों होता है? देखिए बेटा ये यहां पे क्यों होता है? जब बेटा फर्टिलाइजेशन होती है ना, जो ओवम होता है उसके अंदर सेंट्रियोल होता नहीं है।
एक क्वेश्चन बेटा ओपन है आपके लिए, तो आप बेटा अपने ग्रुप्स में भी मैसेजेस कर सकते हैं कि ओवम में अल्लाह ने क्यों सेंट्रियोल नहीं रखा है। अब बेटा फिर ओवम में जब सेंट्रियोल नहीं है, जब स्पर्म इसके अंदर जाएगी, फिर बेटा जाइगोट बनेगा। जाइगोट को मल्टीप्लिकेशन करनी है, और मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बेटा सेंट्रियोल होना चाहिए ना, क्योंकि जब जाइगोट डिवाइड करेगा बेटा माइटोसिस करेगा, माइटोसिस में बेटा स्पिंडल फाइबर्स बनने चाहिए, स्पिंडल फाइबर्स के लिए सेंट्रियोल का सहारा लेना पड़ता है। जब बेटा ओवम में सेंट्रियोल ही नहीं, स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे, स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे तो जाइगोट बेटा कभी मल्टीप्लाई नहीं करेगा। इसलिए बेटा जब फर्टिलाइजेशन होती है तो ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल किसमें चला जाता है बेटा, ओवम में, जो अब बेटा ओवम सब्सिक्वेंटली जाइगोट बनाएगा। फिर यही बेटा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जाइगोट के अंदर बेटा स्पिंडल फाइबर्स जनरेट कर देता है, जिसकी वजह से फिर जाइगोट डिवाइड करता है और बनाता है ब्लास्टोमर्स। नहीं तो बेटा जाइगोट कभी डिवाइड नहीं करता अगर स्पर्म से प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल उसमें नहीं जाता एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। उसके बाद बेटा अब जरा गौर से देखिएगा, जो ये आपका मिडिल पीस है, नीट में एक क्वेश्चन आया है बेटा, इस पे नजर रखिएगा। जो आपका मिडिल पीस है, इस मिडिल पीस में बेटा अब माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, स्पेशल स्पाइरली कॉइल्ड अराउंड द फ्लैजेला, एंड दिस माइटोकॉन्ड्रिया, ये 30 से 40 तक बेटा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और इसी कंडीशन को हम कहते हैं निबिन कर्न। क्या कहते हैं बेटा, निबिन कर्न। सो निबिन कर्न एक ऐसी कंडीशन है जो हम बेटा स्पर्म के मिडिल पीस में देखते हैं, जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली बेटा अरेंज हुए होते हैं, किसके इर्द गिर्द बेटा, फ्लैजेला के इर्द गिर्द, और इनका मेन काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का क्या प्रोवाइड करना बेटा, ढेर सारा एटीपी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्पर्म मोटिलिटी। सो ये तो थे बेटा कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कौन कौन आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पूछा जाएगा। या तो बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के बारे में पूछा जाएगा डायग्राम, या फिर बेटा मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट दिखाए, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ ओवम या स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। उसके बाद बेटा हम एक और क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे बेटा अगला क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का है, डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। थोड़ा बहुत बेटा इसमें टाइम लगेगा क्योंकि आज उतना टाइम नहीं है, तो यहां पर बेटा हम आपको एक और क्वेश्चन से रूबरू करवाएंगे। हायर ऑर्गेनिजम्स 3 नंबर का क्वेश्चन है। कल बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि कल इसको इंशाल्लाह खत्म किया जाएगा इस चैप्टर को। हायर ऑर्गेनिजम्स हैव रिजॉर्टेड टू सेक्सुअल प्रोडक्शन इन स्पाइट ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी जस्टिफाई। अब जरा बेटा गौर से यहां पर देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसके आने के चांसेस भी है। देखिए बेटा अगर हम देखेंगे कि सेक्सुअल प्रोडक्शन जो है कॉम्प्लेक्स है, क्यों? क्योंकि पहले बेटा गेमीट्स बनाओ, दैट मीन्स बेटा गेमीटोजेनेसिस करो, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में oogenesis, लंबे लंबे पापड़ बेलने पड़ते हैं। उसके बाद बेटा फिर इन गेमीट्स को फ्यूज करना पड़ता है, और उसके बाद बेटा जाइगोट बनता है, फिर बेटा जाइगोट की डेवलपमेंट होती है, फिर जाइगोट बेटा एम्ब्रियो में तब्दील होता है, फिर एम्ब्रियो फीटस बनाता है। ओ बेटा ढेर सारी परेशानियां है ना सेक्सुअल प्रोडक्शन में, मगर फिर भी जो हायर एनिमल्स है क्यों वो प्रेफर करते हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही अदर देन द बेटा एसेक्सुअल प्रोडक्शन? क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी है जो आपने पढ़े हैं जो एसेक्सुअल प्रोडक्शन भी दिखाते हैं। जैसे बेटा आपने देखा होगा सबसे प्रिमिटिव एनिमल्स दैट इज पॉरीफेरा, वो बेटा एसेक्सुअल प्रोडक्शन भी दिखाते हैं थ्रू फ्रेगमेंटेशन, जो आपकी टेक्स्ट में लिखा है। उसके बाद बेटा अगर आप नाइजीरिया में जाएंगे वो भी बेटा एसेक्सुअल प्रोडक्शन दिखाते हैं बर्डिंग के जरिए, हाइड्रा। पर अब क्वेश्चन ये उठता है ना कि अगर बेटा एनिमल्स जो पहले पहले अल्लाह पाक ने लाए उनमें सलाहियत रखी बेटा सेक्सुअल प्रोडक्शन की, फिर क्यों बेटा विद पैसेज ऑफ टाइम जूं जूं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बनते गए, रिजॉर्ट किया, खत्म किया बेटा, या रिजॉर्ट हुआ या बेटा मुड़ गए वो खाली कहां के, टुवर्ड्स द सेक्सुअल प्रोडक्शन और एसेक्सुअल प्रोडक्शन को। खैर बात क्यों? देखिए बेटा क्यों, क्योंकि जब एसेक्सुअल प्रोडक्शन होती है यहां पर बेटा मियोसिस का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, और जब मियोसिस होता है तो मियोसिस के टाइम बेटा क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, और क्रॉसिंग ओवर की वजह से बेटा जो मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, जिसकी वजह से बेटा ढेर सारी वेरिएशंस आ जाती है। क्यों नहीं बेटा, अगर मैं अपने आप को देखूंगा जिस स्पर्म और ओवम से मैं बना हूं उसी स्पर्म और ओवम से मेरे भाई बहन भी बने, पर फिर भी वो बेटा मुझसे 100% रिजमल नहीं करते हैं। ऑल दो सिबलिंग्स है, एक ही मां बाप के बच्चे हैं, पर फिर भी बेटा हम में बहुत सारी वेरिएशंस है, शक्ल सूरत में, अक्ल में, सोच में, कद में, हर किसी जगह बेटा वेरिएशन हम में है।
आप भी बेटा जो ये लेक्चर सुन रहे हैं, अपने भाई को बहन को मद्देनजर रखिएगा। उसके बाद बेटा अपने मामा पापा को भी मद्देनजर रखिएगा। क्या आप शक्ल सूरत में अपने मामा पापा के साथ 100% मिल रहे हो? क्या आप शक्ल सूरत में अपने भाई बहन के साथ 100% मिल रहे हो? जवाब आएगा नहीं सर। हाँ, अगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस हो फिर बेटा थोड़ा बहुत मिलोगे, थोड़ा बहुत क्या मिलोगे, मगर अगर बेटा आप में कोई ट्विन कंसेप्ट नहीं है, मोनोजाइगोटिक ट्विन कंसेप्ट नहीं है, नहीं एक जैसे के बराबर हूबहू हम दिखते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि जो सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है उसमें बेटा एक जबरदस्त प्रोसेस हो जाता है मियोसिस, और मियोसिस 1 में क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसकी वजह से रिशफलिंग बेटा जीन्स की हो जाती है, और इसकी वजह से वेरिएशंस आ जाती है, और वेरिएशन से बेटा अडेप्टेशंस आ जाती है। सो अगर बेटा ऑर्गेनिजम्स में ताकत आता है अडेप्टेशन का, ताकत आता है बेटा एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस बर्दाश्त करने का, बेटा बहुत सारे कैरेक्टर्स, सुपीरियर कैरेक्टर्स आने का, सिलेक्टिव एडवांटेज आने का, एडेप्टिव वैल्यू आने का, फिटनेस आने का, उसके पीछे बेटा वजह होती है सारी बेटा क्या? वेरिएशंस। क्योंकि वेरिएशंस बेटा कहां से आती है? क्रॉसिंग ओवर से। तो इसकी वजह से बेटा सुपीरियरिटी बढ़ जाती है, एडेप्टिव वैल्यू, सिलेक्टिव एडवांटेज बढ़ जाती है एक ऑर्गेनिज्म की, फिटनेस बढ़ जाती है एक ऑर्गेनिज्म की। जबकि एसेक्सुअल प्रोडक्शन में ये कांसेप्ट ही नहीं है। वहां पे बेटा जो बच्चे होते हैं वो एक दूसरे के क्लोन्स होते हैं, वो मां बाप के जैसे दिखते हैं, वो बराबर बेटा अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं, सिबलिंग्स अपने एक दूसरे से रिजम्बल 100% करते हैं। तो वहां पे वेरिएशंस आती नहीं, और जब वेरिएशंस नहीं आती है तो एडेप्टेशन कम होगा बेटा, एडेप्टिव वैल्यू कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बेटा इनका सर्वाइवल भी या सुपीरियरिटी इंक्रीज होने का चांस भी क्या होता है? कम। इससे बेटा एनवायरमेंट में जिंदा रहना है तो अडेप्ट तो करना पड़ेगा। अडेप्टेशन के लिए बेटा आपको जरूरी वेरिएशन चाहिए, वेरिएशंस के लिए आपको जरूरी क्रॉसिंग ओवर चाहिए, क्रॉसिंग ओवर के लिए आपको जरूरी मियोसिस चाहिए, और मियोसिस आपको खाली सेक्सुअल प्रोडक्शन में मिलने वाली है। एसेक्सुअल प्रोडक्शन में ऐसा होगा कुछ भी नहीं, क्योंकि वहां बेटा गैमीट्स का फ्यूजन इन्वॉल्व नहीं होता है। तो इसीलिए बेटा जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है उन्हें रिलाई किस रिप्रोडक्शन की ओर किया बेटा? टुवर्ड्स द शाबाश बेटा, टुवर्ड्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये मेन वजह है। उसके बाद बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन और हम यहां लेंगे कि बेटा एक क्वेश्चन हम यहां पे आज और लेंगे। चले बेटा इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, बाकी क्वेश्चंस कल डिस्कस करेंगे। इन आवर सोसाइटी वुमेन आर ऑफन ब्लेम्ड फॉर गिविंग बर्थ टू डॉटर्स, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। आमतौर बेटा ये आपने देखा होगा, आपने बेटा मॉनिटर भी किया होगा, क्योंकि आप भी माशाल्लाह बेटा 17, 15, 16 ईयर की एज का जो ये बच्चे देख रहे, वीडियो देख रहे, तो आपने ये मार्क किया होगा कि किसी औरत में बेटा अगर बेटी पैदा होती है तो बेटा सारे दोष औरत को ही देते हैं। या कभी कभी बेटा किसी औरत की 2 बेटा, प्लीज बेटा इस लेक्चर को, इस पार्ट को अच्छी तरह से सुन लेना, क्योंकि इस लेक्चर में बेटा लड़के भी सुन रहे हैं और लड़कियां भी सुन रहे हैं, और आगे जाके बेटा आप ही इस कौम के सरमाया हो, और सरमाया जो कौम का होता उनको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। क्योंकि बेटा बहुत सारा लड़कियों पे जुल्म सितम इस वजह से होता है कभी कभी कि अगर उनकी बेटी पैदा होती है तो लोग बेटा पूरा का पूरा दोष लड़की को ही देते हैं, जबकि लड़की का कोई दोष नहीं है। और चाहे लड़का हो चाहे लड़का हो, ये अल्लाह की तरफ से बेटा 2 नियामतें हैं जो एक इंसान को दी जाती है। सो अगर लड़की पैदा होने पे हमारा बेटा गम हो जाता, हम दुखी हो जाते, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा इंसान जो है वो इंसान कहलाएगा। वो कुफर कर रहा है बेटा, वो खुदा की नियामत को ठुकरा रहा है। सो लड़की मां भी है, लड़की बहन भी है, ये बेटा बीवी भी है। सो कितने काम ये औरत करती है, और फिर भी बेचारी को कहीं क्रेडिट नहीं दिया जाता है। हर किसी जगह बेटा इसी बेचारी को टोका जाता है। हाँ बेटा यहां पर तो सबसे बड़ा रीजन है कि जब भी ऐसा होता है किसी लड़की का या किसी औरत की बेटी पैदा होती है, पूरा का पूरा दोष, क्योंकि कुछ लोग बेटा ब्रॉड माइंडेड, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि हर कोई ऐसा करता है, पर कुछ जो नैरो माइंडेड लोग होते हैं वो इस तरीके से सोचते हैं। क्योंकि बेटा कुछ पढ़े लिखे भी होते हैं और फिर भी बेटा ये पढ़ लिख के इलिटरेट ही होते हैं जो ऐसी बातें करेंगे। अब देखिए बेटा यहां पे क्या होता है, गौर से देखिएगा। कहते हैं कि जब औरत एक बेटी को पैदा करती है, आपकी टेक्स्ट बुक में भी एक क्वेश्चन है कि क्यों बेटा इसका दोष लड़की को दिया जाता है, क्या यह ठीक है गलत? देखिए क्यों, क्योंकि जब हम बेटा एक फीमेल का जीनोटाइप देखते हैं 44XX, यही तो एक फीमेल का जीनोटाइप है।
सेक्स का बेटा क्रोमोसोमल कंप्लीमेंट यही तो है 44XX। और जो ये मेल है बेटा, मेल में जो क्रोमोसोम बेटा सेटअप है वो है 44XY, क्योंकि बेटा मेल हो फीमेल हो वी हैव 46 क्रोमोसोम्स और 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, जिनमें जो लास्ट पेयर होता है बेटा वो सेक्स क्रोमोसोम है, और इसी तरह मेल में भी जो लास्ट पेयर है वो सेक्स क्रोमोसोम है। अब जब ये फीमेल बेटा अपने oogonia को ओवम में तब्दील कर देती है तो देखिए बेटा स्टेटस क्या रहता है। जो ही मियोसिस हुआ तो 22X, ये 22X तो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड स्टेट बनी। और बेटा जब फीमेल अब ओवम बनाती है, इसके तमाम ओवम में बेटा जीनोटाइप सेम रहता है ना 22X। सो इसीलिए तो बेटा हम फीमेल्स को कहते हैं होमोगेमेटिक। सो जब भी फीमेल्स बेटा गेमीट्स बनाते हैं oogenesis के आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ oogenesis, हर कोई गेमीट सेम होता है, हर किसी गेमीट में 22X होता है, हर किसी ओ में 22X होता है। जबकि मेल बेटा जब मियोसिस दिखाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस दिखाता है, तो मेल दो किस्म की स्पर्म्स बना डालता है 22X 22Y। 50% स्पर्म जो इसमें होती है उसमें X क्रोमोसोम होता है, और इस स्पर्म को हम एक नाम देते हैं गाइनोस्पर्म। और जब मेल बेटा ये 22Y वाली स्पर्म 50% होते हैं तो इन स्पर्म्स को हम कहते हैं एंड्रोस्पर्म। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं बेटा, जब मेल स्पर्मेटोजेनेसिस करता है तो 50% 22X होती है जिनको हम गाइनोस्पर्म कहते हैं, और 50 बेटा परसेंट होते हैं 22Y जिनको हम एंड्रोस्पर्म कहते हैं। अब देखिए बेटा यहां पर जब बेटा फर्टिलाइजेशन होती है ओवम तो हमेशा 22X होता है। अब अगर बेटा इस ओवम के साथ ये स्पर्म मिली दैट इज गाइनोस्पर्म, तो ये बेटा 44XX बनाना, तो ये जाइगोट बेटा फ्यूचर में क्या बनेगी, डॉटर या लड़की। उसके बाद बेटा अगर ये ओवम बेटा अब इस स्पर्म के साथ मिला दैट इज एंड्रोस्पर्म, तो ये यहां पे बेटा जो जाइगोट बनेगा वो 44XY। तो ये जाइगोट फ्यूचर में जब बेटा पैदा हो जाएगा तो क्या होगा, सन। अब खुद डिसाइड करो बेटा कि इसमें लड़की का कसूर है कि लड़के का कसूर। कसूर किसी का नहीं है बेटा, मैं एक जोक कर रहा हूं आपके सामने कि क्या बेटा अब हमें ब्लेम लड़की को करना चाहिए कि लड़के को। मुझे लगता है लड़के को ही, मगर लड़के पे कोई ब्लेम नहीं करता है, जबकि बेटा लड़के की ही स्पर्म ये तय करती है, हस्बैंड की ही स्पर्म ये तय कर देती है कि जो बच्चा अब इसकी बीबी के यूट्रस में पलने वाला है क्या वो मेल होगा कि फीमेल होगा। सो क्यों बेटा औरत को दोष देना है, अगर दोषी देना है, अगर अनएथिकल ही बनना है तो मेल को ही दोष दे दो। तो इसलिए बेटा याद रखिएगा कि फीमेल का कोई भी हाथ नहीं होता है सेक्स बनाने में, सेक्स डिसाइड करने में, मेल होगा कि फीमेल होगा ये सारा तय कर देता है मेल की स्पर्म। क्या बेटा शाबाश, एंड्रोस्पर्म मिल रही है ओवम के साथ कि गाइनोस्पर्म। अगर गाइनोस्पर्म मिलेगा तो ये जाइगोट बेटा फीमेल बेबी बनेगा, और अगर बेटा एंड्रोस्पर्म मिलेगा ओवम के साथ तो ये जाइगोट बेटा आगे जाके मेल बेबी बनेगा। इसलिए नो कसूर टू फीमेल्स। ओके बेटा, अस्सलाम वालेकुम। इसी के साथ बेटा आज का हमने लेक्चर स्टॉप करेंगे, तो कल इस पे फाइनल लेक्चर लगेगा, तो उसी के साथ बेटा आपका रिप्रोडक्शन कंप्लीट। तो फिर बेटा हम जेनेटिक्स और एवोल्यूशन की ओर रुजू करेंगे, उसमें भी बेटा इसी तरह आपको 10-12 क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो उस पे काम किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।